नाजरीन आदाब। प्रोग्राम मंजर पसी मंजर लेकर आपका दोस्त मोहम्मद अनस फैज़ी हाजिर है। इस प्रोग्राम के तहत जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली की अदबी, सकाफ़ती और तहज़ीबी सरगर्मियों से आपको वाकिफ़ कराते हैं। दिल्ली में गुज़िश्ता हफ़्ते क्या हुआ, किस तरह की सरगर्मियाँ रहीं, शहर में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्राम हुए, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो इस बार के हफ़्ते का जो आगाज़ है वो बहुत ख़ास तरीके से हुआ, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 4 साल पूरे होने के मौके पर स्वच्छता ही सेवा यानी सफाई खिदमत मुहिम का आगाज़ किया। कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने सियासी, समाजी, फिल्मी और मजहबी शख्सियात से बातचीत की और उनसे इल्तिजा की कि इस मुहिम में बराबर के शरीक हों, लोगों को बेदार करें। 4 वर्ष पहले आपने देश का परिचय करवाया इस अभियान से, और तब से अपने आप को एक देश का नागरिक समझकर मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अभियान के साथ जुड़ूं। हमें अपने घर में साफ सुथरा रखने का आदत एक डालना पड़ेगा। एक बात है। दूसरी बात है कि जैसे सार्वजनिक स्थान पर वहां सफाई के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। उसको जब तक हमारे भीतर एक अपनापन नहीं जागता देश के प्रति, स्थानों के प्रति, ये काम असंभव है। आपकी प्रेरणा से, आपकी आवाज से हमारे एक युवा एक ऐसी मशीन तैयार किए हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट करती है। आज वो मशीन वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में और कामाख्या के मंदिर में, विंध्यवासिनी के मंदिर में, दक्षिण में इधर स्वामी मलाई में, अजमेर शरीफ दरगाह में, इस तरह से 9 अलग अलग मंदिर में, कलकत्ते के काली के मंदिर में मशीन लगाया गया है। और दिल्ली के और गाजियाबाद के म्यूनिसिपैलिटी में भी इस मशीन को लगाया है। और इस मशीन में क्या करता है, तो हाथों हाथ जो 1 टन वेस्ट मैनेजमेंट, फूल का, पत्ते का, जो भी चीज है, इसको खाद बना देता है। और खाद वो प्रसाद के रूप में लोग, किसान ले जाते हैं। जो लोग यात्री होंगे उनको पेंगोंग तालाब की पता होगा। आइए हम पेंगोंग चलते हैं। आईटीबीपी की सभी चौकियों ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में एक एक गांव को गोद लिया है। और यहां पर आईटीबीपी निरंतर लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। हमारी आईटीबीपी लुकुंग चौकी द्वारा इस स्थानीय पैगोंग इलाके के 5 गाँव में लगातार स्वच्छता अभियान चला रखा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की सरकर्दा शख्सियात के साथ बातचीत की और उनसे इल्तिजा की कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना जो किरदार है वो अदा करें। और अगर हम सफाई मुहिम की बात करें या किसी भी मकसद की बात करें, तो उस मकसद को कामयाब बनाने में हम सभी जानते हैं कि एक अहम किरदार जो है वो बच्चे अदा करते हैं। कहा जाता है कि मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बच्चों के कांधों पर टिका होता है, यानी बच्चे अगर बेहतर करेंगे तो आने वाला मुल्क जो है वो बेहतर करेगा। और नाज़रीन, जब कभी बच्चों के ताल्लुक़ से बात की जाती है, कामयाबी के ताल्लुक़ से बात की जाती है, तो मुझे अपने बचपन में एक कहावत है वो याद आ जाती है। कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब। हालांकि इस मिसाल में तो अब फ़र्क आया है और हमारी हुकूमत खेलों पर भी एक खातिर ख़्वाह जो है वो नज़र बनाए हुए है, उस पर काम कर रही है। लेकिन साथ साथ पढ़ाई के ताल्लुक़ से हम जानते हैं कि पढ़ाई भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और पढ़ाई के ताल्लुक़ से बात की जाए, बच्चों के ताल्लुक़ से बात की जाए, तो इस पूरे सिलसिले में इम्तिहानात जो हैं अब वो एक ख़ास किरदार अदा करते हैं। इम्तिहान को कामयाबी के साथ पास कर कर हम ज़िंदगी में कामयाबी की एक सीढ़ी चढ़ते हैं और इसी सीढ़ी को चढ़ते हुए हम एक कामयाब इंसान बनते हैं। इम्तिहान के ताल्लुक़ से हालांकि कामयाबी है, लेकिन उसके साथ साथ एक ख़ास तरह का खौफ जो है बच्चों में, एक ख़ास तरह का टेरर जो है बच्चों में वो पाया जाता है। तो इससे कैसे इलाज हो इसका, किस तरह से जो इम्तिहान का प्रेशर है बच्चे उससे अपने आप को दूर रखकर इम्तिहान की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म की किताब द एग्ज़ाम वॉरियर का उर्दू तर्जुमा जो है वो मंजर आम पर आया। इस सिलसिले में फ़िल्मी शख्सियात के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और इस किताब को खूब सराहा गया।
आइए देखते हैं उसकी एक झलक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तहरीर शुदा किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों पर मुनहसिर है। इस किताब में एग्ज़ाम की टेंशन से निपटने के लिए सारे ट्रिक्स बताए गए हैं। उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम वॉरियर्स का उर्दू वर्जन नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में रिलीज़ किया गया। इस मौके पर सियासी, समाजी और फिल्म जगत की नामचीन हस्तियों ने एग्ज़ाम वॉरियर्स के उर्दू वर्जन पर रोशनी डाली। उर्दू की वजह से ही हम फिल्म में सक्सेसफुल हुए। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको वो किताब मिल रही है, आपके माँ बाप को किताब मिल रही है, वो सीख मिल रही है जो कि आपकी ज़िंदगी में कभी काम आएगा। उर्दू के बगैर इसका पैगाम नामुकम्मल था, वो इसलिए भी कि दूसरी हिंदुस्तान की कई बार ऐसा लगता है कि जो कुदरती ज़बान है वो हिंदुस्तानी है, और उस हिंदुस्तानी में ये गंगा जमुना तहजीब का असर उर्दू के माध्यम से, उर्दू के ज़रिए इस हद तक झलकता है कि उसका वो भाव, वो जज्बा कभी आ ही नहीं सकता जो दूसरी ज़बानों में आता है। इस किताब में जहां एक तरफ एग्जाम के डर से निपटने के टिप्स दिए गए हैं, वहीं स्टूडेंट्स को ये भी बताया गया है कि मुल्क के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी कैसे लेनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इस किताब के जरिए इम्तिहान में कामयाबी के लिए बच्चों को 25 फार्मूले बताए हैं। ये फार्मूले असल में जिंदगी की हर एक इम्तिहान में कामयाबी के लिए मददगार साबित होंगे। उर्दू जबान में आई है किताब और भी होगी। आज ये 15 भाषाओं में हो गया है। ये किताब केवल छात्रों के लिए नहीं है। 2 पत्र इसमें मोदी जी ने लिखे हैं अलग से, एक टीचर्स के लिए। सबको साथ लेकर चलना, देश का विकास, देश के लोगों की तरक्की और देश के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार, भागीदार बने। एग्जाम वॉरियर्स तलबा को न सिर्फ स्कूल के इम्तिहानात में बल्कि जिंदगी के इम्तिहान के लिए भी बेहद कारगर और मुअस्सिर नुस्खा अता करती है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर आज़म की किताब द एग्ज़ाम वॉरियर का उर्दू तर्जुमा जो है किस कामयाबी के साथ मंजर आम पर आया। मैं यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं या वो साथी जो इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि इस किताब को एक बार जो है कम से कम ज़रूर पढ़ें और जो हमारे हरदिल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो निकात आपके सामने पेश किए हैं उन पे गौर करें और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात ये भी रही कि इम्तिहानात के अलावा उर्दू ज़बान व अदब पर भी बहुत खूबसूरत बातें जो हैं वो सुनने को आई। और जब हम बात उर्दू की करते हैं तो मुझे एक शेर मुनव्वर राना साहब का याद आता है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि अभी हाल में ही 14 सितंबर को पूरे मुल्क में हिंदी दिवस का एहतमाम किया गया, यानी यौम हिंदी बनाया गया। इस मौके पर हिंदी ज़बान के ताल्लुक़ से अलग अलग हिस्सों में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस बार ख़ास मौका था दिल्ली की बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में वाक़े गालिब अकेडमी में हकीम अब्दुल हमीद यादगारी खुतबे का एहतमाम किया गया। ये खुतबा मशहूर उर्दू स्कॉलर प्रोफेसर मोहम्मद सादिक ने दिया। प्रोफेसर मोहम्मद सादिक ने उर्दू और हिंदी के लिसानी रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि उर्दू और हिंदी जो हैं 2 सगी बहनों की तरह हैं और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने जहाँ अलग अलग तरह की तफरीक जो है हम लोगों में हिंदुस्तानी समाज में पैदा की, वहीं ज़बान के साथ भी इन्होंने यही करा। प्रोफेसर मोहम्मद सादिक ने कहा कि अंग्रेज़ों ने जहां हमारे मुल्क में बहुत सी तफरीक़ात पैदा की, वहीं उर्दू और हिंदी को भी अलग करने की कोशिश की। हालांकि उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं, दोनों का ग्रामर, दोनों का मिजाज एक है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रेमचंद ने भी उर्दू और हिंदी को एक ही ज़बान तस्लीम किया था। आइए हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली की गालिब अकेडमी में, जहाँ पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इंशाअल्लाह खान शाह को जो तजर्बा हुआ था वो बड़ा दिलचस्प तजर्बा था कि उन्होंने एक बार, वो बड़े गैर मामूली सलाहियतों के आदमी थी, मूँछ पे ताव दे के कोई भी दावा कर देते थे और फिर उसको पूरा करते थे वो। तो एक बार मूँछ पे ताव दे के उन्होंने दावा किया कि कोई ऐसी कहानी लिखना चाहिए कि जिसमें अरबी और फ़ारसी का एक भी लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो, वो खालिस देसी लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए जाएँ, हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, हिंदुस्तानी मकामी। तो लोगों ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, तो नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने मूँछ पे ताव दे के कहा मैं करूँगा, और इसके बाद उन्होंने एक कहानी लिखी और उस कहानी का नाम था रानी केतकी की कहानी।
रानी केतकी की कहानी में मरकज़ी किरदार रानी केतकी है। अब जब रानी केतकी है तो उसके पीछे उसका जो कल्चर आएगा, तो हीरो उनको रखना पड़ा कुंवर उदय भान। और इसी तरीके से सारा के सारा कल्चरल जो पस मंज़र है, वो पस मंज़र जो है हिंदुस्तानी पस मंज़र है, हिंदू पस मंज़र है वो। तो अंग्रेज़ों ने जो है जो अपनी पॉलिसी जो चलाई उन्होंने, तो एक तो मज़हब की बुनियाद, दूसरी मज़हब के अलावा कल्चर की बुनियाद इसको बनाया, और इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया कि उर्दू और हिंदी जो एक इकाई बनी चली आ रही थी, उसे दो लख्त कर दिया उन्होंने, दो लख्त कर दिया, दो टुकड़े कर दिए उसके। और जो दो टुकड़े हो गए, और इसके बाद आगे चल के मशवरा दिया गया कि जो है ये दोनों रस्म ख़त जो हैं आपके, ये तो नज़ा का बाइस बन रहे हैं, झगड़ा हो रहा है इस पर, इसलिए रोमन रस्म ख़त इस्तेमाल कर लिया जाए। रोमन रस्म ख़त इस्तेमाल अगर कर लिया जाता तो वो सारी चीज़ें दोनों रस्म ख़त चले हो जाते। तीसरी चीज़, बहुत से लोग जो है उर्दू वाले भी तैयार थे इसके लिए, बहुत से लोग नहीं, कम लोग थे, हिंदी वाले भी कम तो थे। और जो एक मैं अपना एक तजुर्बा बताऊं कि पंजाबी साहित्य सम्मेलन में एक बार सतेंद्र सिंह नूर साहब के साथ गया था मैं, तो वहाँ दीपक मोहन सिंह ने एक तजवीज़ पेश की थी, और इसी किस्म की तजवीज़ पेश की थी कि वो जो है इसमें रस्म ख़त पंजाबी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। तो हमने कहा तो मुमकिन ही नहीं है, उस ख़त में आप तलफ़ुज़ ही नहीं कर सकेंगे उसके पंजाबी के, उर्दू हिंदी के तो फिर भी कर लिए जाए, इसके तो और मुश्किल हैं। वहाँ बहरहाल और बहुत सारे लोग तो उन्होंने मुखालफत की, और वो जो है बात बनी नहीं उनकी, वो मुस्तरद कर दिया गया उनको। इस मौके पर हिंदी ज़बान के मशहूर स्कॉलर प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, और उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि उर्दू और हिंदी जो हैं वो बुनियादी तौर पे सगी बहनें हैं। उनके लिखने का अंदाज़ अलग है, लेकिन वो एक हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब गांधी जी के सामने ज़ुबान का प्रश्न आया, तो उन्होंने शुरू में ही कहा था कि हिंदुस्तानी को कबूल कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तानी में बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो कि हमारे बहुत सारे दूसरे प्रकार के जो डाउट्स हैं उनको दूर करेंगी। मतलब एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज का जो राज था, शिवाजी महाराज के राज में वो एक तरह से शिवाजी का मराठा राज था वो, और मराठा राज ने काफ़ी कोशिश की थी, वो उत्तर तक भी आ गए थे, और उन्होंने अपना बहुत बड़ा बेड़ा भी बना लिया था। वो मालाबार के परे समुद्र तक बहुत जगह फैल गए थे वो लोग। लेकिन हमारे एक संस्कृत पढ़े लिखे दोस्त हैं, सादिक साहब के दोस्त हैं, उन्होंने एक डिक्शनरी शाया की है, और वो डिक्शनरी है कि उस समय बंदोबस्त की जो शब्दावली थी, टर्मिनोलॉजी क्या थी, और ये बंदोबस्त की शब्दावली आप अचरज में पढ़ेंगे कि ये बंदोबस्त की शब्दावली इतनी एक तरह से सिग्निफिकेंट थी कि वो तमाम भारतीय ज़ुबानों में सेम एक जैसी। और ये बंदोबस्त की जो शब्दावली है ये फ़ारसी से पैदा हुई है। अगर देखें शिवाजी महाराज वाली जो कभी आपको मिल जाए बंदोबस्त की जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी, तो उसमें देखेंगे कि शिवाजी महाराज को भी बंदोबस्त के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो शब्दावली जो है वही इस्तेमाल करनी पड़ी जो चली आ रही थी भारत में। और इसलिए कहें कि ये जो मुहिम थी एक संपर्क भाषा बनने की, ये मुहिम बड़े लंबे समय से चली, इसमें उर्दू और हिंदी दोनों एक संपर्क भाषाएं बन रही थी, क्योंकि उर्दू की मार्फत एक खिड़की अलग खुल रही थी। हम अपने निकटस्थ जो पश्चिम है उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। अंग्रेज़ों ने हमें कोई खिड़की दूसरी खोलने की इजाज़त ही नहीं दी। जो हिंदुस्तान था वो थोड़ा उदार था, अंग्रेज़ों की तरह कट्टर नहीं था कि एक खिड़की खोलो दूसरी न खोलो। तो जो पहले से लोग आ गए थे हिंदुस्तान में, यहाँ बस गए, उन्होंने अपने सांस्कृतिक जो सुंदरताएं थी वो दी, आपको म्यूज़िक दिया, आपको घर बनाने की नई कला दी, आपको बागीचे बनाने की कला दी, आपको खान पान की नई चीज़ें दी। वो भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो हमारे कल्चर में रस बस गई हैं। इस मौके पर मशहूर नक़ाद और मुहक़्क़िक़ प्रोफेसर शमीम हनफ़ी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बानों के ताल्लुक़ से बात करते हुए कहा कि ज़बान और सियासत दो अलग चीज़ें हैं। होता ये रहा है कि सियासत और ज़बान को एक साथ मिलाया जाता रहा है, जिसका नुकसान जो है वो ज़बानों को हमेशा होता रहा है। उन्होंने लोगों से इल्तिजा की ज़बान और सियासत को अलग रखें। ज़बान का मामला बहुत अजीब है। हमारे मुल्क में
ज़बानों के जो सबसे मारूफ इस वक्त माहिरीन हैं, उनमें एक बहुत मोहतरम नाम गणेश देवी का है। गणेश देवी का कहना ये है कि हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा ज़बानें थीं, लेकिन इंसानों के मरने की रफ़्तार और ज़बानों के मरने की रफ़्तार तकरीबन बराबर होती है। बड़ी तेज़ी से ज़बानें हमारी ख़त्म हो रही हैं। जिस मुल्क में 1000 ज़्यादा ज़बानें थीं, इस वक्त हमारे यहाँ परसों नरसों का बयान है कि 680 ज़बानें अब बाकी रह गई हैं हमारे मुल्क में। पूरी दुनिया में इस वक्त 6000 ज़बानें। हिंदुस्तान को कहा जाता है कि ये ज़बानों की एक लेबोरेटरी है, तजर्बागाह है, इसलिए कि इतनी ज़बानें, एक ही कौम जो इतनी ज़बानें एक साथ बोलती हो, इसकी मिसाल आमतौर पर बहुत कम मिलती है। मेरा ख़्याल ये है कि लैंग्वेज ज़बान जब भी होती है तो उसकी उसकी सियासत उसके साथ साथ चलती है। यहाँ हम उर्दू हिंदी के लिसानी रिश्ते के हवाले से जो बात कर रहे हैं, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि साउथ में यानी आज़ादी से पहले से एंटी हिंदी और एकदम हिंदी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। तो एक पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स होती है। तो ये जो दोनों चीज़ें, उर्दू हिंदी बुनियादी तौर पे दो अलग ज़बानें नहीं हैं, चूँकि दोनों का व्याकरण, दोनों की कवायद बुनियादी तौर पर एक है। तो लिहाजा ये दोनों ज़बानें अलग नहीं हैं और ये ज़बानों में एक हिंदी मुस्लिम मुश्तरका जो हमारा कल्चर है, जो हमारी पूरा का पूरा कल्चर है, कंपोसाइड कल्चर जिसे हम कहते हैं, वो कंपोसाइड कल्चर को अगर आप देखते हैं तो उर्दू में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। अब जब इसको आप एक टूल बनाते हैं, पॉलिटिक्स का टूल बनाते हैं, मज़हब के नाम पे, कौम के नाम पे, आप ये कहते हैं कि उर्दू जो है वो तो फ़ारसी से आई है साहब, या ये कि उसकी तो जड़ें अरबी में हैं और हिंदी की जड़ें जो हैं वो आपकी संस्कृत में हैं, तो मसला ये पैदा होता है कि वो जो पॉलिटिक्स ऑफ द लैंग्वेज है वो काम करने लगती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स के जितने जो भी राइट होते हैं, जो आप मतलब यहाँ देखते हैं जितने भी फ़सादात हो रहे हैं, तो भयानक तरीके के फ़सादात जो हैं वो ज़बान को लेके हुए हैं। पाकिस्तान को आप देखिए, बांग्लादेश जो बना वो सिर्फ क्या झगड़ा था, पंजाबी, उर्दू और बांग्ला का झगड़ा था। तो एक अपने में अलग कंट्री बन गया। तो इससे ये भी साबित होता है कि एक कोई ज़बान जो है उसका किसी मज़हब पे ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान अगर मुसलमानों का मुल्क था, अगर पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क था तो फिर बांग्लादेश कैसे बन गया? तो वो जो बुनियादी तौर पर लैंग्वेज हमेशा सियासत का एक आलाकार बनती आई और हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। नाज़रीन, हमने शुराका से बातचीत की और ये जाना कि उर्दू और हिंदी बुनियादी तौर पे एक ही हैं। हम हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लोगों ने इस तरह से अपने ख़यालात का इजहार करा। जब हम बात करते हैं उर्दू ज़बान की तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो आता है मिर्ज़ा गालिब का, जिन्हें बच्चे जो हैं प्यार से चचा गालिब भी कहते थे। और हमारे चचा गालिब को जो मोहब्बत थी वो सबसे ज़्यादा आमों से तो थी ही, लेकिन साथ साथ जो है दिल्ली से बहुत मोहब्बत थी। अपने खुतूत के अंदर, अपनी शायरी के अंदर उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया है। एक उनका शेर भी है कि है अब इस मामूरे में फ़कत कहते गमे उल्फत असद, हमने माना दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। तो गालिब को दिल्ली से मोहब्बत थी, लेकिन गालिब की दिल्ली और आज की दिल्ली में जो है बड़ा फ़र्क है। दिल्ली जो है पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। और अगर हम ये कहें कि दिल्ली जवान हुई है तो गलत नहीं होगा। हम सब जानते हैं, देखते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि मिर्ज़ा गालिब अगर आज की दिल्ली में आ जाएं तो क्या होगा। भाई वो तो मुझे लगता है मेट्रो को देखकर या यहाँ जो भाग दौड़ है, भीड़ भाड़ है, उससे परेशान भी होंगे। और मुझे लगता है कि गालिब का जो रगे ज़राफ़त है, कहा जाता था ना गालिब कम बोलते थे लेकिन जो बोलते थे वो मिज़ा से खाली नहीं होता था। तो मुझे लगता है वो रगे ज़राफ़त जो है वो ज़रूर फड़क जाएगी और कुछ ना कुछ तो दिल्ली में दिलचस्प जो है वो यकीनी तौर पर होगा। क्या हुआ, किस तरह का हुआ जब मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में तशरीफ़ लाए। जामा नहीं, आप ऐसे कह रहे, सुनाई दे रहा जामा मच्छी ना खाओ तो जामे मस्जिद और जामा मस्जिद के पास ही बल्ली मारान है, हमको वहाँ ले चलिए। रे फूफा, तुम भी वहीं जाओगे जहाँ कोई गाड़ी ना जाती। यो सवारी तो आना नहीं। रामलीला वाले पता नहीं कहाँ से आए। मैं गालिब हूँ
ये मुझे राजा दशरथ समझ रहा है। पीछे चलो तुम्हें छुड़वा देता हूँ बल्ली मारान। हाँ भाई बुमराह, बोल भाई बुमराह। देख भाई शिखर धवन ने क्रिकेट छोड़ दिया, स्पोर्ट्स की दुकान खोलेगा, बल्ली मारान जा रहा है, बिठा लिया अपनी गेल। जा छोटू, विकलांग में सीट खाली करा भाई, गब्बर बैठेगा तो आजा। नहीं साहब, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब बैठेंगे। रे कांते आ रहा कित जागा, रे कुछ तो बोल दे। नई दिल्ली जाना है साहब। न्यू बोल, नई दिल्ली जाना, 1 घंटा लगा दिया, नई दिल्ली जाना है। बता देगा तेरा लाख यो बावड़ी पूछ, नई दिल्ली में खड़ा, नई दिल्ली का पता पूछ लिया। बावड़ी पूछ क्या चीज भाई, यो मुर्गा तो भाषा है बावड़ी। भाई तो नई दिल्ली जाना था ना, नई दिल्ली जाने का लाइसेंस है ते धारे? नहीं तो आधार तो होगा ही होगा। मेरे पास तो जो भी है उधार है। आप सभी जानते हैं कि एक ड्रामे को तरतीब देने में या स्टेज करने में किन किन मुश्किलात का सामना होता है। स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है, अदाकारों का इंतखाब भी होता है, किन किन तरह के मराहिल से गुजरना पड़ा इस प्ले को स्टेज करने में। इस प्ले के डायरेक्टर यानी हिदायतकार जो हैं सईद आलम साहब, उनसे हमने बात की और उनसे जाना कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। गालिब इन न्यू दिल्ली एक ड्रामा है, बहुत मशहूर ड्रामा है, कॉमेडी है, और जहाँ तक मेरा ख़्याल है और मैं एक हद तक दुरुस्त हूँ, हिंदुस्तान का सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला ड्रामा है। ये पहली बार 1997 में हुआ था, तो आप जान गए होंगे कि 21 साल से मुसलसल हो रहा है और इसके तकरीबन 500 शोज़ हो चुके हैं। हमने ये दिखाया है कि गालिब अगर 2017 में भी पैदा हो जाएं तो गालिब में एक क़ुव्वत थी जिसका मुज़ाहरा उन्होंने अपने दौर में, अपने ज़माने में भी किया। गालिब में एडेप्टेशन बहुत था और गालिब अपनी फ़िक्र में मॉडर्न थे। तो गालिब को उस ज़माने में भी जो साइंस से मुताल्लिक़ तरक्यात थी उस पर गालिब उनको बहुत पसंद फरमाते थे। इस ज़माने में भी आके इतना ज़रूर करेंगे कि वो आजकल के दौर के साथ अपने आप को एडेप्ट कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि क्या इस वजह से गालिब वो रह जाएंगे जिस हैसियत से हम उनको जानते हैं। गालिब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस ख़ास महीने की, इस माह मुबारक की, जिसे हम सभी मुहर्रम के नाम से जानते हैं। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी इस्लामी कैलेंडर का इस महीने से आगाज़ होता है। इस्लामिक तारीख़ में इस महीने की एक ख़ास अहमियत हासिल है। अगर हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ या दौर नबवी से पहले की बात करें तो इस मुहर्रम के महीने को सऊदी अरब और पूरी दुनिया में ख़ास अहमियत हासिल थी। इस महीने के बारे में कहा जाता है कि सऊदी अरब में जो बदू लोग होते हैं वो इस महीने में किसी भी तरह की कत्ल गारत करी से परहेज़ करते थे, अपने आप को पाक और साफ़ जो है वो बना के रखते थे। और फिर जब हम दौर नबवी की बात करते हैं तो एक हदीस है जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहूदी हजरात जो हैं उनके पास गए और उनसे दरियाफ़्त करा कि इस महीने की क्या ख़ासियत है, आप इस महीने में रोज़े का अहतमाम करते हैं तो किस लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है इस महीने का रोज़ा रखा करते थे। तो बहरहाल इस महीने की मुख्तलिफ़ शनाख्त है, मुख्तलिफ़ पहचान है, एक ख़ास अहमियत है। तो नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की 9 और 10 तारीख़ का रोज़ा रखा और लोगों से इस तारीख़ का रोज़ा रखने के लिए कहा। हम जानते हैं कि यहूदी हजरात जो हैं वो सिर्फ 9 तारीख़ का रोज़ा रखते थे, आपने 9 और 10 यानी 2 रोज़े रखने के लिए उसका हुक्म किया। तो ये सिलसिला आज तक जारी है, आप और हम रोज़े रखते हैं। मुहर्रम के ताल्लुक़ से यूँ तो बहुत से वाक़यात हम सब तक पहुँचते हैं, बहुत से मुबारक वाक़यात भी हैं, लेकिन इस महीने में
एक अंदोहनाक वाक़या जो है वो भी मंसूब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नवासे इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहादत नसीब हुई। तो हम लोग कहीं ना कहीं जब ये वाक़या सुनते हैं तो हमें अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है, हम उस शहादत को भी याद करते हैं। तो बहरहाल मुहर्रम जो है अलग अलग तारीख़ के ताल्लुक़ से याद किया जाता है, इस्लामी साल का एक अहम महीना है। तो मैदान करबला के अलावा भी बहुत से वाक़यात हैं जिसके ताल्लुक़ से मुहर्रम को याद किया जाता है। ग़रज़ ये कि मुहर्रम जो है इस्लामी तारीख़ में ख़ास अहमियत रखता है। ये महीना हम सब इस महीने की कदर करें, इसकी अहमियत को समझें, यही हम आपसे भी इल्तिजा करते हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ चला है आपसे इजाज़त लेने का, यानी अलविदा कहने का। अलविदा कहने से पहले भाई देखिए, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा और आपके तासुरात क्या हैं। अपने तासुरात जो हैं वो हमें ज़रूर इरसाल करें। हमारा ईमेल का पता जो है वो आप जो है उसको नोट कर लें। हमारा ईमेल का पता है ddurdufeedback@gmail.com। एक बार और बता देते हैं, ddurdufeedback@gmail.com। इस पते पर अपने तासुरात जो हैं वो हमें ज़रूर इरसाल करें। और अब अपने दोस्त मोहम्मद अनस फैज़ी को दीजिए इजाज़त और कहने दीजिए खुदा हाफिज़।